आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं अपनी। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैंने जो आपको बुक दी है या आपका बेसिकली जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक कहाँ पे आ रहा है? अगर आपने सिलेबस अपना देखा होगा आप बोले सर ये तो कहीं पे नहीं है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके वहां पे एक टॉपिक होगा जिसका नाम है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक टॉपिक हुआ, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम पढ़ते थे अभी का डबल एंट्री सिस्टम। यहां पे जस्ट मैं एक चीज बताता हूं, मैंने जब नई बुक में लिखा था सिंगल एंट्री, और मैंने लिखा था कंपाउंड एंट्री, वहां पे कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई थी, सर डबल एंट्री तो सिंगल एंट्री क्या हो गया? फिर वहां पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है ना। खाली एक डेबिट होता था, दूसरा क्रेडिट होता था, उसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। और कंपाउंड एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या दो से डबल ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। उसको सिंगल एंट्री को सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ कंफ्यूज मत करो अपने आपको। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। या आपने अगर लेक्चर जो मैंने अभी ऐप में भी, ये व्हाट्सएप में भी भेजा था, उसमें भी अगर आप देखोगे तो मैंने समझा दिया है किस तरीके से। जो मेरे वहां का मशहूर दुकानदार है, जब मैं उसको कैश में माल लेता हूं उससे, वो कुछ नहीं करता है, सीधे जाके कैश को अपने काउंटर में डालता है। और जब मैं उसे उधार में खरीदता हूं उसे, तब वो लिखता है कि लतीफ ने 2000 का माल लिया और मेरे खाते में वो 2000 का डेबिट करता है काइंड ऑफ। तो वो एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है। तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम कहां पे होती है? जब उसका फिर हमें पीएनएल बनाना होता है या उसकी बैलेंस शीट बनानी होती है, हम नहीं बना पाते। क्या इनको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है? इनकम टैक्स वाले तो फिर को इनको छूट देते हैं अगर छोटा दुकानदार होगा, बट किसी और रीजन से इनको पीएनएल और बैलेंस शीट की जरूरत पड़ सकती है। जैसे ये बैंक में लोन लेने जाए या खुदा न खासा किसी के दुकान में आग लग जाए और इंश्योरेंस क्लेम के लिए उसको पीएनएल बैलेंस शीट बनाए, तब दिक्कत आ जाती है कि भाई बता दो इसका पीएनएल, इसका प्रॉफिट कैसे ढूंढे और इसका बैलेंस बैलेंस शीट कैसे बना दे। वहां पे इनको हमें काम आएगा कि हमें इनकी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़े, या कुछ थोड़ा थोड़ा जितना हो सकेगा उतना बढ़ा सके। तो ये जो अकाउंटिंग होती है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको इसका हिसाब ये आपके पास आएगा कि भाई आप तो अकाउंटेंट कहलाते हैं अपने आपको, जरा मुझे बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, जरा मुझे बताओ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये बहुत मुश्किल है। आप उसको बोलोगे दिखा दो मुझे डे बुक, फिर देखूंगा मैं आपने जर्नल एंट्री की है, लेजर वाला, वो बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर आपकी मेहनत आएगी। जरा आप देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरीके से हम ये सारी चीजें करेंगे। तो इसमें एक चीज है जो मैंने अपने नोट्स में कवर नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ क्योंकि हम एडिशनली जा रहे हैं, कुछ और चीजें मत सीखेंगे। बोरे इन सब चीजों को अगर हमें प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है या एसेट्स और लायबिलिटीज ढूंढनी है, इनको तरीका है, दो तरीके हैं। एक है हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड में, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेटवर्थ मेथड। इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्या होता है स्टेटमेंट, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है, ये मेथड नंबर 1 है। दूसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बाय पुटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। इसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। तो अगर आपको डाउट होगा कन्वर्जन मेथड क्या है, तो ये है। तो निकालना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको अकाउंटिंग करने में दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 बहुत आसान है। उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। ये हमने ओपनिंग बना दिया और इसी तरीके से हम क्लोजिंग बनाते हैं। उसमें हम बोलते हैं इसकी कैपिटल कितनी थी ओपनिंग में, ठीक है, इसकी लाइबिलिटीज कितनी है, इसके एसेट्स कितने। ये कैसे पता चलता है, इसको बोलते हैं भाई जरा बता मुझे। जैसे मेरे पास परसों एक दोस्त आया, भाई मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो वो कैसे करूंगा, बोलूंगा बता तेरे पास दुकान में क्या है। उसने मुझे लिस्ट दी, भाई मैंने फर्नीचर ये है, मेरे पास कार है, और क्या है, मेरे पास स्टॉक है, और क्या है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, और क्या है, मेरे पास कैश है। ओके, लाइबिलिटीज क्या है, मेरे पास क्रेडिटर इतने है और मेरी सीसी लिमिट इतनी है। ये सारा डालता हूं मैं, ये सारे एसेट्स इतने हैं, ये लाइबिलिटीज क्रेडिट है, बाकी मैं बोलता हूँ ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। ये होगी बैलेंसिंग फिगर। तो मैं रब करता हूं, जब उसने सारी चीजें दे दी,
तो मैं बोलता हूं फिर बाकी जो होगा वो इसका बैलेंसिंग फिगर रह गया। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल निकला। इसी तरीके मैं उसको बोला क्लोजिंग पीरियड में, जैसे ये बोला उसको बोला 31 मार्च 2020 को क्या पोजीशन थी। अब मैं बोलता हूं अच्छा 31 मार्च 2021 को क्या पोजीशन है, ठीक है। तो इसी तरह से उसने मुझे बोला कि 31 मार्च को पोजीशन ये है, ये एसेट्स इतने रहे, लाइबिलिटीज इतनी रही, सारी डाल दी मैंने जो भी उसने बोला। कैपिटल क्या रहा, बैलेंसिंग फिगर। जैसे ये इसका 1 लाख था, ठीक है, और ये हो गया 1.5 लाख, ठीक है। तो ये तो हमारी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो पता चली गई, अब क्या है, तो एसेट एंड लायबिलिटी तो पता चल गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, इसका प्रॉफिट ढूंढना। तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ढूंढने के लिए इसका साल का कितना प्रॉफिट है, हम बोलते हैं भाई तेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तेरी क्लोजिंग कैपिटल है 1.5 लाख, वेरी गुड। उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तेरी 1 लाख थी, इट मींस एडिशन हुआ है 50,000। फिर उसको बोलते हैं भाई तूने खुद पैसा कोई लगाया था इस साल, बोलता हाँ मैंने 10,000 रुपया और लाए थे, तो वो तो एडिशनल कैपिटल थी, तो उसको माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। 10,000 कितना बचा, 40,000। फिर उसको बोलते हैं तूने कुछ निकाला बिजनेस से, बोला हाँ हाँ मुझे ना एक बार मैंने 20,000 रुपया निकाले हैं, तो जो ड्राइंग थी उसको ऐड करेंगे। टोटल कितना हुआ ये 60,000। इट मीन इसका इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। कैसे किया, मैंने क्लोजिंग कैपिटल ले ली, मैंने बोला आज की डेट में आपकी कैपिटल 1.5 लाख है, ओपनिंग कैपिटल आपका 1 लाख था, तो बचा 50,000, इट मीन 50,000 का इंक्रीज हुआ है। फिर बोलता हूँ कुछ घर से कोई पैसा लाया था, बोल रहा है 10,000, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, बचा 40,000। फिर 40,000 में बोलता हूँ कुछ निकाला तो नहीं था बिजनेस से, बोला हाँ 20,000 निकाले थे, तो इसकी कैपिटल इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था फिर, इट मीन इसका प्रॉफिट जो था वो था 60,000। मुझे बता दो मेरे दोस्तों, क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया। जल्दी मुझे बता दो मेरे दोस्तों, समझ आया नहीं आया। ये जो क्लोजिंग कैपिटल से मैंने ओपनिंग कैपिटल माइनस करके ये सारा चीज समझ आया नहीं आया। सब बोल रहे कि सर हाँ समझ आया, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो फिर बहुत आसान हो गया, इस तरीके से हम करेंगे। अब आपको करना आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैसे हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट और कैसे इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, वेरी गुड। अब दूसरा तरीका है, इसमें तो हम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाना होगा तो मुझे ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, मुझे परचेजेस भी चाहिए, मुझे सेल्स भी चाहिए, मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, तब मेरा जीपी आएगा। जीपी के बाद मुझे बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चाहिए। तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत बड़ा चीज होता है। जब आप सीए इंटर में जाते हो या सीबीएसई में, ये अलग से भी एक टॉपिक होता है अलग अकाउंट, वहां पे हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं, जैसे इधर आपके इसमें रखा है। तो यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे हमें हर एक चीज चाहिए। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी जो है ना, देखो यहाँ पे मेरे दोस्तों कन्वर्जन मेथड में बैलेंस शीट बनती है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनता। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जुगाड़ू काइंड ऑफ थिंग, आपको कुछ नहीं मिलता, आप जस्ट डालते रहते हो और कैपिटल को या बाकी चीजों को बैलेंस शीट फिगर डालते हो। बट यहाँ पे आप पूरे अकाउंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपको टूटी फूटी डिटेल दे देता है आप उसको पूछते रहते हो, भाई बता दे और क्या है तेरे पास, और क्या है तेरे पास। वो सारी चीजें जब वो बताता है, वो सारी चीजें जब वो मेरे दोस्तों बताता है, उसके बाद हम इस लायक होते हैं कि हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम इसकी क्या बोलते हैं, हम इसकी बैलेंस शीट बना पाए। तो उसमें हम पूछते हैं उसको, जैसे ये इसने जो ऊपर वाली डिटेल दी वो तो दी ही दी इसने। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ऊपर वाली डिटेल जो इसने मुझे दी थी उससे तो मैं आराम से बोल सकता था इसका कैपिटल कितना है, तो एडिशन कितनी होगी और प्रॉफिट कितना है। बट मुझे तो पूरा सेल चाहिए, ठीक है, और मुझे परचेज चाहिए, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये तब पॉसिबल है जब कुछ डिटेल उसके पास हो गई, एटलीस्ट वो मुझे अपना कैश बुक पूरा दिखा दे, अगर उसने कुछ ये मेंटेन किया होगा कैश बुक, और वो बैंक स्टेटमेंट देगा। फिर मैं अपने आर्टिकल को और अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा भाई कि चल इस पे मेहनत कर ले। वो बैंक स्टेटमेंट में देखेगा अच्छा ये चीज क्या है, वो फिर बोलेगा एक एक चीज को बोलेगा ये क्या है ये क्या है, हर एक चीज बोलेगा अच्छे से। फिर मुझे पता चलेगा अच्छा अच्छा, इससे पता चलता है कि मेरी कैश सेल इतनी हो गई है। फिर प्रॉब्लम चला कि यार मुझे तो सेल पूरी चाहिए, कैश सेल चल मुझे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, क्रेडिट सेल कहां से पता चलेगी। फिर मैं क्या करूंगा, डेटर के अकाउंट को पकड़ूंगा, इसको बोलूंगा बता दे मुझे डेटर, तेरे डेटर्स का कितना बैलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने डेटर का हिसाब तो रखा होगा ना, मुझे किससे कितना पैसा लेना है। तो डेटर का बैलेंस, डेटर के वो सारे रिकॉर्ड्स में लूंगा, देखूंगा इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, ठीक है।
ओपनिंग बैलेंस कितना था, इन्होंने मुझे कैश कितना दिया है, इन्होंने मुझे बैंक में कितना पैसा दिया है, मैंने इनको डिस्काउंट कितना दिया है, और आज की डेट में जब मैं इसको बोलूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जब ये सारी चीजें मेरे पास आएंगी, अच्छा ओपनिंग बैलेंस था इनका सपोज 1 लाख रुपया, इन्होंने मुझे कैश दिया था 30,000, बैंक में डाले हैं 20,000, डिस्काउंट मैंने दिया 5,000 का, ठीक है, थ्रू थ्रू वो 5 और आज की डेट में सपोज इनका बैलेंस है 80,000, आज की डेट में 80,000 है, तो ये कितना हुआ 135, तो अगर 135 हुआ, ये 1 लाख था, इट मीन 35,000 का क्या हुआ है मेरे दोस्तों, सर 35,000 का क्या हुआ है, क्रेडिट सेल हो गई है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज को। क्रेडिट सेल आपको यहां पे क्वेश्चन आएगा, आपको आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भाई क्रेडिट सेल कहां से आपको पता चलेगी, तो क्रेडिट सेल कहां से पता चलेगी मेरे दोस्तों, हम टोटल डेटर्स अकाउंट, एक डेटर नहीं टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर उन्होंने टोटल कैश कितना दिया, ये आपको कैश बुक से पता चलेगा, बैंक से कितना पैसा दिया है, उनको हमने डिस्काउंट कितना दिया था, आज की डेट में डेटर्स कितने हैं, तो बैलेंस से फिगर आपको निकलेगा क्रेडिट क्रेडिट सेल कितनी है। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है क्रेडिट परचेज है, मुझे बता दो मेरे दोस्तों क्रेडिट परचेज कहां से पता चलेगा, जल्दी बता दो। क्रेडिट सेल मैंने आपको बोला डेटर से पता चलेगा, क्रेडिट परचेज कहां से पता चलेगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो दोस्तों। हाँ सर, हम क्या करेंगे ना सर, हमें क्रेडिट परचेज होना है, कैश परचेज तो हमें पता चल जाएगा कैश बुक और बैंक से, बट क्रेडिट परचेज कितना हुआ हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का तो हम स्टेटमेंट ले ही सकते हैं कि क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है, क्रेडिटर से कंफर्म भी कर सकते हैं, और हमने इनका तो लेजर रखता ही है कि जिसको हम कश्मीर मतलब बके मिसकोता दार खुशकोता दार, मैंने किससे कितना उधार लिया है और किसने मुझसे कितना उधार लिया, ये हिसाब तो वो भी रखता है ना, छोटा दुकानदार भी, तो वहां से मैं रिकॉर्ड से पता चल पाऊंगा इन क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा। तो क्रेडिटर्स का क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहां से मुझे इनका ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा, इधर क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा, फिर मैं देखूंगा कि मैंने इनको कितना दे दिया, कैश कितना मैंने दिया है उनको, बैंक से कितना दे दिया है मैंने इसको, और इन्हें अगर मुझे कोई डिस्काउंट दिया है या मैंने रिटर्न कर दिया है, बाकी मुझे क्या पता चलेगा फिर क्रेडिट परचेजेस। इस तरीके से हम ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। समझ आया मेरे दोस्तों, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट टाइम मैंने ये लास्ट बुक में भी मैंने ये क्वेश्चन डाले थे और वही डिटो एग्जाम में भी आया था, दोनों क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आए थे, अगर आप पा का पेपर देखोगे और मेरी पा वाली बुक देखोगे, दोनों क्वेश्चन मेरी बुक में कवर्ड थे, और मैंने एमसीक्यू सेशन में उनकी जस्टिफिकेशन भी थी और अपने लेक्चर्स में भी उनको कवर करा दिया था। तो इधर इस वक्त भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है लॉजिकली समझना है हर एक चीज को। इसी तरीके से फिर कुछ चीजें होती है जो यहां से मैंने ऐसे बोला, कुछ चीजें आपको कैश बुक से पता चल जाती है, जैसे कभी कभी आपको क्रेडिट परचेज दिए कैश परचेज नहीं दिए और डेटर्स का सब कुछ दिया है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप कैश बुक बनाते हो, तो वहां पे अगर कोई मिसिंग कैश बुक का सारा डिटेल है, कुछ चीजें मिसिंग आ रही है, तो वहां से आपको हिंट मिल सकती है, वो क्रेडिट परचेज हो सकती है, सॉरी वो कैश परचेज हो सकती है, अगर क्रेडिट साइड से कम आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इट मीन कैश परचेज है, और अगर डेबिट साइड से इट मीन ये आपको कैश डेटर से मिला है। ये आपको थोड़े तुक्के लगाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट जब हम सीए में या सीए में इन क्वेश्चन को करते तो हम क्या करते थे, सारे क्वेश्चन को, सारे बैलेंस अकाउंट जो है ना उनको खोल के रखते थे, मैं ऐसे एक अकाउंट बनाता था, फिर दूसरा अकाउंट, फिर तीसरा अकाउंट, फिर चौथा अकाउंट, फिर पांचवा अकाउंट, फिर छठा अकाउंट, फिर दूसरे पेज पे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, और फिर बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है ना, फिर जो जो चीज मुझे मिलती है उसको डालते रहता हूँ, ठीक है, जैसे ओपनिंग कैपिटल मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर से मिल गई, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे सेल पता चल गया, कैश सेल पता चल गया, क्रेडिट सेल में क्रेडिटर से आ गएगा वो डालूंगा, ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर से आएगा, जो जो चीजें आती है वो डालता रहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मुझे वहां से पता चला, कैश बुक से कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना दे दिया, सैलरी का मुझे वहां से पता चला, कुछ कुछ जुगाड़ करके मैं पूरा बना पाता हूं ये सब चीज। आई होप आपको समझ आया, कि थोड़ा सा हिंट ही आपको समझ आया कि किस तरीके से हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करते हैं। मुझे जल्दी बता दो और हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपको समझ आया कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से
लास्ट मैसेज शाजू का है, उसके बाद मैं देखूंगा। जब मुझे कम से कम 10 बच्चों के मैसेज चाहिए कि हाँ सर हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम किस तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो सिंपल है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग क्लोजिंग, बोलोगे भाई ये तेरा प्रॉफिट रहा, अब ये तेरा मतलब डिफरेंस था कैपिटल्स का, ये तेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो रहा, और अब जब तेरी प्रॉफिट की बात है तुझसे हम दो सवाल पूछेंगे, तूने कितना दिया था और तूने कितना बिजनेस से लिया, ये दो तू बता दे, हम तुझे बता देंगे तूने कितना प्रॉफिट कमाया। दिस इज वन वे। द अदर वे इज वी विल बी प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बट फॉर दैट वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमें और स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इसकी बैंक स्टेटमेंट पे, इसकी कैश बुक पे, इसकी लेजर्स पे, जो जो इसने मेंटेन कर दिए होंगे। बट हाँ उन सब से कहीं ना कहीं हम अखज कर पाएंगे कि इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना आया है और इसकी बैलेंस शीट, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके आंसर्स आ गए, तो इट मींस आप सब लोग अभी एमसीक्यूज के लिए रेडी हो। ठीक है, एमसीक्यूज पे जाए। चलो चलो मेरे दोस्तों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म, जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैकेनिज्म है ऑफ बुक कीपिंग इज साइंटिफिक। साइंटिफिक तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। अनसाइंटिफिक है, हाँ। अनसिस्टमेटिक है, हाँ, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी चीज करके किसी ना किसी तरीके से आप बनाते हो। तो इट इज बोथ बी एंड सी। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले बुक में रखा था उसमें मेरी तरफ से भी टाइपो एरर हुआ था, मैंने इसको कुछ अनसाइंटिफिक या अनसिस्टमिक कर दिया था। ये बोथ है, अनसाइंटिफिक भी है ये, अनसिस्टमेटिक है, और मैंने फिर उसका कोरिएंडम नई बुक में निकाल दिया था। तो आप भी अपने एंड पे उसको नोट डाउन कर देना। तो पहले क्वेश्चन का डी पार्ट है, सबका सही आंसर आ रहा है सर, डी। दूसरा क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको मेरे दोस्तों ओपनिंग कैपिटल बनानी है तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, जल्दी बता दो। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या बना देंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या बनाएंगे? सर ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे मेरे दोस्तों। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ये बनाया ना मैंने, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, सारे एसेट्स डालेंगे, सारी लायबिलिटीज डालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो मेरी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। यहां पे सारी एसेट्स डाल दी और सारी लायबिलिटीज, बाकी जो हो गया कुछ खोया है कुछ नहीं है, जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल कहलाएगा। तो इसका आएगा डी पार्ट। सबका सही आंसर आ रहा है। थर्ड पार्ट, क्रेडिट परचेज। अगर आपकी क्रेडिट परचेज है, कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेज हमने क्रेडिटर से लिया होगा उधार, तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। तो कोई ऑप्शन है, द आंसर इज यस, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, 3 का ए पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, आराम से देखना क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, क्लोजिंग कैपिटल आपकी 90,000 है। ओपनिंग कैपिटल आपका 60,000 है, क्लोजिंग कैपिटल आपकी 90,000 है। ड्राइंग आपने 5,000 की है, और कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया 10,000 का। तो बता दो आपका प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है। तो अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिखा दिया था, हम सिंपल से बोलेंगे भाई आपकी अभी 90,000 कैपिटल है ना, ओपनिंग कितना कितना था, ओपनिंग 60,000 था, तो कितना एडिशन हुआ है, 30,000। 30,000 में से आपने ड्राइंग कितनी निकाली, 5,000, तो 5,000 को ऐड करेंगे कितना हुआ, 35,000। ये तो 35,000 एडिशन हो गया, बट इसमें तो आपने 10,000 तो आपने घर से लाया था, उस 10,000 को माइनस करो तो बिजनेस से आपने कितना कमाया होगा, बिजनेस से आपने 25,000 कमाया होगा। कोई आंसर है 25,000? द आंसर इज यस, बी पार्ट 25,000। वेरी गुड, आपने तो मेरे से पहले ही आंसर बोल दिया सबने। ठीक है, इट मींस आपका मैथ्स मेरे से ज्यादा तेज है। वेरी गुड। ठीक है,
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 पे आ जाए टाइम बचाने के लिए, कि किसी का कुछ डाउट है? आज आपको क्या ये इतना जल्दी आसान टॉपिक है कि आपको इतने जल्दी समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। तो इसने समरी भी दी है यहाँ पे, कहाँ कहाँ से आपको पता चल सकता है। आपको अगर क्लोजिंग एसेट चाहिए वो कहाँ से पता चलेगा? जो क्लोजिंग लिस्ट है, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स। ओपनिंग एसेट एक्स्ट्रा आपको ओपनिंग लिस्ट से पता चलेगा। परचेजेस, क्रेडिट परचेज आपको कहां से पता चलेगा मेरे दोस्तों? थोड़ा सा क्रेडिट परचेज आपको टोटल क्रेडिट से पता चलेगा। कैश परचेज आपको कैश बुक से पता चलेगा, समरी ऑफ कैश से। क्रेडिट सेल्स आपको डेटर से पता चलेगा। कैश सेल आपको कैश बुक की समरी से पता चलेगा। ओपनिंग कैपिटल आपको ओपनिंग स्टेटमेंट से। एक्सपेंस रेवेन्यू आपको कैश समरी से पता चलेगा, प्लस अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वहां से पता चलेगा। अगर वो बोलेगा कि मैंने अभी 2 मंथ की सैलरी नहीं दी है एम्प्लॉयज की, या उसका मैंने रेंट नहीं दिया, तो इस तरीके से लॉस एंड गेन्स जो भी आपके बाकी इंफॉर्मेशन कुछ इधर वहां से मिलेगा कुछ, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। बिल्स रिसीवेबल आपने कितनी रिसीव किया है, ये आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से पता चलेगा। बिल्स पेबल कितनी आपने एक्सेप्ट करती है, बिल्स पेबल से। इन बिल्स पेबल का लिंक क्रेडिटर्स के साथ भी होता है, और बिल्स रिसीवेबल का लिंक डेटर के साथ भी होता है, उसका भी ख्याल रखना होता है। आपको उतना डेप्थ में जाने की नहीं है। और कैश बुक से, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको समरी ऑफ कैश से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आसान चीज थी। कैश टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2, credit sales can be ascertained as the balancing figure in the dash account। क्रेडिट सेल आप बोल सकते हो बैलेंसिंग फिगर है किस अकाउंट में? ये मैंने दिखाया था मेरे दोस्तों। जब आप डेटर का अकाउंट बनाओगे, यहां पे आपने ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस डाला, क्लोजिंग बैलेंस डाला, उन्होंने कितना कैश दिया, कितने बैड डेट हो गए, कितना डिस्काउंट दे दिया, ये सारी चीजें आपने डाल दी। अगर ये सारी सपोज 1.5 लाख आ गई टोटल, और ये 50,000 था, इट मीन 1 लाख का क्या हुआ है? 1 लाख की इनकी सेल हो गई है, क्रेडिट सेल। तो ये हमने क्या निकाला है? 1 लाख बैलेंसिंग फिगर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रेडिट सेल कैन बी ascertained एज द बैलेंस, सॉरी, credit sales can be ascertained as the balancing figure in the total debtors account। बिल्कुल ठीक, सबने सही आंसर दे दिया है। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सेस ऑफ, अगर एक्सेस है, ज्यादा है, डैश डैश ओवर डैश डैश रिप्रेजेंटेड लॉस। मैंने आपको बोला था क्लोजिंग कैपिटल में से मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया, प्लस प्लस आ गया, इट मीन प्रॉफिट ही हुआ है, अनलेस अदरवाइज ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल का हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो पॉजिटिव होगा। बट अगर उल्टा हो गया, उल्टा कब होगा? अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से ज्यादा था, ओपनिंग कैपिटल आपकी 1 लाख थी, अब आपकी 80,000 ही रही है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ना आपने पैसा निकाला ना आपने पैसा लाया, तो फिर मतलब क्या होता है? फिर तो मतलब लॉस हो गया। तो ओपनिंग ऑफ, एक्सेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल ओवर क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ओवर क्लोजिंग कैपिटल। पूजा एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कैपिटल्स के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। हमने ऊपर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कर रहे हैं ना, इसको आप एक्सपेंस और ओवर रेवेन्यू के कंटेक्स्ट में मत ले लो। वो भी बिल्कुल सही है जो आपने बोला, बट इधर दोस्त ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के कंटेक्स्ट में आ गया था। एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इज लॉस, दैट्स आल्सो गुड। एग्जाम में आपको देखना है ऑप्शंस क्या आएंगे, उसी हिसाब से आंसर करना है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इट वाज फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है दोस्त। हाँ, टू एसेटेन द प्रॉफिट
टू एसर्टेन द प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड। अगर मैंने बोला कि ये प्रॉफिट है, क्या वाकई प्रॉफिट है? नहीं, इसको हमने एडजस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल। डिडक्ट क्या करेंगे इसमें से? क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे? सर जो एडिशनल कैपिटल आई थी, एडिशनल कैपिटल जो लाई थी उसको माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ढूंढना है ना, तो एडिशनल कैपिटल से जो पैसा बढ़ गया होगा उसको तो माइनस करना पड़ेगा। और क्या ऐड करेंगे? जो आपने ड्राइंग निकाली थी, ड्राइंग से तो वो कम हुआ होगा बट प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, तो ड्राइंग ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल कम करेंगे। डू यू एग्री विद मी? एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे। एग्री और नॉट? अरे कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बचा है, फिर जो जाना चाहे वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बचता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर जनरली यूज्ड बाय, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कौन बनाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपको आएगा स्मॉल बिजनेसेस, एवरीवन, लार्ज बिजनेसेस, जो भी होगा, तो द करेक्ट आंसर इज स्मॉल बिजनेसेस। फिर इसके बाकी क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका जो क्या बोलते हैं क्रक्स था, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा समरी करके और ये जो एमसीक्यूज को बता दिए, इतना ही करना आपको, आपको इतना डेप्थ में जाना नहीं है। तो आप ऐसे अभी जो क्लास लीव करना चाहता है वो लीव कर सकते हैं, हम थोड़ी सी मॉडलिटी डिसाइड करेंगे, तो बाकी वाले वो बाद में देख सकते हैं क्या मॉडलिटी रहेगी। मधु का क्वेश्चन है, सर 2 पॉइंट रिपीट कर लो। कौन सा पेज नंबर पे था ये? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। किसने पेज नंबर याद रखा था, कौन सा था? हाँ, यहां पे क्या था, आपको बोलना था कि लॉस हुआ है, तो लॉस कब होगा? जब आपकी ओपनिंग कैपिटल, जब आपकी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से ज्यादा होगी, तो इट मीन लॉस, लॉस ही हुआ है। अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, आपको जब स्टार्ट किया था बिजनेस आपके पास 1 लाख था, साल के बाद आपके पास 80,000 ही हुआ है, तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? तो आपका लॉस हुआ है। आई होप मधु आपको समझ आ गया। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज थी एनसीईआरटी की बुक से, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हाँ, इसमें पार्टनरशिप के है, वो मुझे इसमें नहीं है, 12th की बुक में मेरे पास वो है। मैं जस्ट देखूंगा कि उसमें से कितना रिलेवेंट है, क्योंकि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन स्टार्ट से रहा है कि पार्टनरशिप में आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। स्टिल उसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उस पर मैं एक ही लेक्चर कर दूंगा, बट अभी नहीं करूंगा। आज 24 जून है, इतनी देर में अगर आपको कुछ बोलना है, आप रेडी रखना अपने आप में, मुझे थोड़ा बोलने देना, उसके बाद आप अपना सजेशन बोल देना। आज 24 जून है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा पेपर 5th और 7th को है, तो 10 दिन मेरे पास भी बचा, 10-12 दिन, तो इसमें मैं होली एंड सोली अपने पेपर्स पे फोकस करूंगा, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, जो भी टाइम बचेगा उसमें पढ़ाई पे फोकस करूंगा। तो 7th को मेरा पेपर है, और उसके बाद जो ही संडे होगी, अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर यूज करूंगा, तो मैं सोच रहा हूं मेरे दोस्तों 11 जुलाई को, 11 जुलाई को हमारा मॉक टेस्ट पेपर 3rd होगा। तो आपके पास भी अराउंड 2 वीक्स है फ्रॉम नाउ। आप प्लीज 15 दिन में, ये तो आपके ये वाले टॉपिक्स तो हो ही गए, मुझे लगता है अच्छे से आपको हो गए। बाकी जो आपके टॉपिक्स है मेरे दोस्तों, उनको आप अच्छे से करो। और 11 जुलाई को हम 3rd मॉक टेस्ट पेपर ऑफ अकाउंटेंसी कंडक्ट करेंगे, और आपको अपना अकाउंटेंसी का पता चलेगा आप किस लेवल पे होंगे। वो बहुत ही टफ पेपर होगा, उतना आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं डेलिबरेटली उसको टफ पेपर रखूंगा, ताकि आपको अपने कंसेप्ट पे वो चीज हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी आपकी उन स्किल्स की। नॉट ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, फिर फायदा नहीं हुआ ना, तो एनसीईआरटी तो आप लोग सारे कर दोगे बिलाल भाई,
वो ओवरऑल होगा। क्या पता है एनसीईआरटी की बुक, मेरी बुक, किसी से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और मैं 11th क्यों रखूंगा, क्योंकि 7th तक मैं उसको सोच भी नहीं सकता हूं बनाने का। 8th 9th 10th 3 रातों में मैं उसको बना के 11th को आपके सामने रखूंगा। वाई एम नॉट विजिबल, मैं विजिबल होऊंगा शायद, छोटा सा कहीं पे सही, शायद मैं विजिबल होऊंगा, क्योंकि मैं तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, 11 जुलाई को हम मॉक टेस्ट पेपर 3 रखेंगे अकाउंटेंसी का, 2 हमारे ऑलरेडी हो गए। उसके बाद फिर आपका फिर ईद है, उसमें थोड़ा बिजनेस विजनेस सब कुछ रहेगी। उसके बाद कुछ देखेंगे जो भी अच्छा लगेगा। और आपके मॉक टेस्ट पेपर 3 के बाद जो एक फीडबैक आएगा कि सर ये टॉपिक्स हमारे जिन पे हम चाहते हैं कि हम पे हमें और फोकस कराया जाए, तो फिर हम उन पे फोकस करेंगे ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन रहे। जैसे ये एनसीईआरटी के एमसीक्यूज थे, ये हो गए, फिर हम कुछ डिफरेंट चीजें करेंगे। बट वो मॉक टेस्ट पेपर 3 के बाद आपका वो पता चलेगा कि आपको कहां पे वो दिक्कत हो रही है। और उसके बाद फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, क्योंकि बाकी फैकल्टीज के भी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके फुल आपकी सीरीज लूंगा इंशाल्लाह। मेरे टारगेट है एटलीस्ट 5 आपकी मतलब टेस्ट सीरीज हो जाएंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे, और इस तरीके से रखेंगे जिस तरीके से एसएसबी के पेपर्स आते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ विवेक, मैं बोल रहा हूं आपको कि वो करेंगे हम, बट आफ्टर दैट एग्जाम, क्योंकि मुझे अपेरेंटली नहीं लगता कि उतना आ जाएगा, बट स्टिल मैं करूंगा कोशिश, मैं आपको करा दूं। इनफैक्ट उसमें उसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी डाल दिए हैं, बट वो भी करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका कोई और सजेशन, आप में से कभी भी किसी को कोई भी सजेशन आता होगा ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर सकते हो कि हमारा सजेशन ये है, चैनल को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, फैकल्टीज को लेके, जो भी होगा आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। अभी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हो। जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, एक मतलब क्वेश्चन भी है कि सर जब भी मैं अगर अपनी बात करूं या फ्रेंड्स के साथ में कभी शेयर करता हूं, तो वो भी ये बोलते रहते हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आंसर देते हैं, तो जब फिर हम देखते हैं कि मैंने आंसर दिया है तो वो आंसर वहां पे गलत हुआ होता है। फिर जो एक्यूरेट आंसर हमारे पास आता है तो सोच के पता चलता है कि हाँ, मुझे पता था इसका ये आंसर है, मगर मुझसे गलती हो के ये हुआ है। सर एज एन एक्सपर्ट आप हमें ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है और इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए। हाँ, यू विल नॉट बिलीव, पता नहीं कोइंसिडेंस हो रहा है क्या हो रहा है। मैं जस्ट अपना गूगल फोटोज में जस्ट जा रहा था, और तो मुझे एक नोट मिल गया अपना ही, और मैं शेयर करता हूँ। मेरे पास एक कश्मीरी स्टूडेंट्स का सीए का ग्रुप है जहां मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, तो मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। कोइंसिडेंस से आपने भी यही सवाल पूछा, क्या होता है ना, हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को, एक तो वो चीज होता है, दो चीजें हैं आपके सवाल में, दोनों चीजें बताता हूँ। एक होता है कभी कभी हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो प्लीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है उनको अच्छे से पढ़ा करो, उनको अच्छे से पढ़ा करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से गलती इसीलिए होती है, आप या तो ओवर कॉन्फिडेंस में करते हो उस चीज को, या आप क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपको ग्रामेटिकली थोड़ा सा कुछ डिफरेंट डाला होगा। जैसे वो पा का क्वेश्चन था जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। आपने समझा कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, तो आपने बोला प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे कर दिया होगा, जल्दी में बोल दिया आपने, क्वेश्चन नहीं देखा क्वेश्चन क्या पूछा होगा। तो आपको ग्रामेटिकली भी देखना होता है उस क्वेश्चन को वो क्या पूछ रहा है। आई होप आप सिर्फ अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करो, जनरल नॉलेज की बात नहीं करो जहां पे आपको ये गलतियां हो रही है। तो प्लीज क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, और ये चीज देखो कि कहीं वो आपके एनालिटिकल स्किल्स चेक तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे जब बाकी कुछ और एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके रीजनिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं, रादर देन कि आपसे सिंपल एक्सपेक्टेड है कि आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हो दोस्त, उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। एक बार बता देना मुझे कादिर भाई कि आपको यही गलती लगती है कि आप क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा होता है या एनालाइज उस एंगल से नहीं किया होता है। क्वेश्चन सर जल्दी से बस पढ़ते हो यही तो क्या? होता है। जी सर, बस ऐसा ही होता है। फिर जब अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर खुद ही माइंड बोलता है कि नहीं, आंसर ये है। हाँ,
तो ये मैंने शायद एक दो बार पहले भी बोला है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आपका पेपर होता है ना मेरे दोस्त, वो आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी आपका एकेडमिक्स का पेपर, पूरा 100% आसान नहीं होता है, पूरा 100% टफ नहीं होता है। अराउंड 40-50% मार्क्स इजी होते हैं और 30% के अराउंड थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लेवल का होता है और 20% अराउंड टफ होता है। तो उन्हीं में ये चीज आपको देखना होता है कि आप वहां पे थोड़ा सा और फोकस करो, जो आसान है वो आसानी के साथ निकालना है, जो ऐसे थोड़ा लगता है टिपिकल है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा डेटर्स को लेकर। सर मैंने आपको पूछा भी था शायद, ये जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं, जो आपको अब मैंने जब हम बोला था ट्रायल 8 बैलेंस बजे, वाले आपको मैंने बोला था 8 बजे रिमाइंडर देना, आपने 8 बजे रिमाइंडर दिया? क्या था थोड़ा सर हाँ, मैंने मैसेज किया था, थोड़ी लेट हो गई थी, डिनर विनर कर रहे थे तो कितने बजे मैसेज किया था आपने? मैंने 9 o'clock किया था शायद। हाँ, 9 के बाद में नहीं देखता ना, मेरा कुछ और अपना भी टाइम टेबल होता है। मैं आपको ना उससे प्रोविजन फॉर सॉरी, डाउटफुल डेट्स, अच्छा बता दो आप क्या डाउट है आपका, बताओ। अच्छा सर, वो जो ट्रायल बैलेंस में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं वहां पे हम डालते हैं उनको, लेकिन हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते हैं, उसमें उनमें से लेस करते हैं। जो हमारे डेटर्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, उसमें से लेस करते हैं उनको। वो क्यों करते हाँ, हैं वही चीज समझ नहीं आ रही है मेरे को। और कोई साथ में दिक्कत जो नहीं। ट्रायल बैलेंस में हमारे बैड डेट्स होते हैं उनको रुको रुको हम रुको, पहले बैलेंस शीट में नहीं डालते हैं। सबर सबर सबर, पहले इस क्वेश्चन को टैकल करें। ओके ओके सर। ट्रायल बैलेंस आपको पता क्या है? ट्रायल बैलेंस आपके लिए लिटमस टेस्ट होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपके लिए लिटमस टेस्ट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। मेरे दोस्तों जितने भी हो ना, प्लीज लीव मत करो, इसका क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको बाकी अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा। इसका कहना है कि सर कल आपने क्वेश्चन दिखाया था जहां पे डेटर 80,000 के थे, जहां पे बैड डेट्स आपके 2,000 के थे। म्यूट करो प्लीज सारे। सर श्योर आ रहा है। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूं, आप लोग म्यूट करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स आपका जो था 4,000 का था। आरती का क्वेश्चन है कि सर सपोज मैं बैड डेट्स हटा देता हूं, फॉर द टाइम मैं बैड डेट्स हटा देता हूं। सर ये जो प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस है 4,000, इसको आप पीएनएल में क्यों नहीं लेते हो? यही आरती का क्वेश्चन है। आरती आपका क्वेश्चन ये है ना? नहीं सर, पी एंड एल में हम इनको लेस करते हैं, डोंट नो क्यों करते हैं वही चीज। और बैलेंस शीट में हम ना ही बैड डेट्स लेते हैं ट्रायल बैलेंस वाले, और ना ही प्रोविजन लेते हैं। लेकिन लेते हैं, दोनों प्रोविजन जो चीजें लेते हैं। डाउटफुल डेट्स देखो देखो देखो, अगर यहाँ पे प्रोविजन को आया हम है, लेस करते हैं। सुनो सुनो, अगर यहाँ पे प्रोविजन आ रहा है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में किसी चीज का होना क्या इंपैक्ट करता है? मींस इसका कहीं ना कहीं अकाउंट बना है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? मींस इसका कहीं कोई खाता खुला है, लेजर्स में इसका एक अकाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट में अगर 4,000 का बैलेंस है दोस्त, इट मींस कभी ना कभी आपने एक एंट्री पास कर दी है, कभी ना कभी आपने ये एंट्री पास कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये एंट्री आपने कभी ना इसके कभी पास कर दी है। ऑलरेडी हो गई है। ये ऑलरेडी हुए, चाहे ये पिछले वाले सालों में हुआ था और अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या आपने इस साल कभी ना कभी किया है। लॉजिकली जब ट्रायल बैलेंस बनाता है, इट मींस ये पुराना बैलेंस आता आ रहा है, ये पुराने सालों से आया है, क्योंकि इस साल तो अभी पीएनएल बनाया नहीं होगा, तो ये एंट्री आपने नहीं की होगी इस साल की। तो ये पुराने सालों से आता आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस 4,000 मींस कभी ना कभी आपने पीएनएल से 4,000 रुपया निकाला है। अब इसका मतलब क्या है? प्रोविजन जब आपने बनाया, पिछले सालों से बना हुआ था कि भाई हमें लगता है बैड डेट हो जाएंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने 4,000 रखा है, ठीक है। अब ये चीज मैं वापस लेता हूं जो मैंने रब कर दी थी। अब पोजीशन ऐसी हो रही है कि आपके जो बैड डेट्स है दोस्त, बैड डेट्स आपके 2,000 है, ठीक है। अब पोजीशन ये आ गई और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये है। अब मैं बोल रहा है कि अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और बनाता हूं कि हमें जो प्रोविजन फॉर बैड डेट चाहिए इस साल का, वो चाहिए हमें 5,000। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 होगा। तो कैसे हम इस चीज की अकाउंटिंग करेंगे? इस क्वेश्चन से लेके आपको सारी चीज क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, आप देखो कैसे करते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप बोलोगे कि बैड डेट कितने हो गए? 2,000। तो भाई इन 2,000 को राइट ऑफ कर लो।
ठीक है, बैड डेट आपके 2000 हो गए हैं। अब बैड डेट भी ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, बैड डेट भी ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। इट मींस आपने बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर तो किया ही ऑलरेडी, ये डेटर आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ये डेटर्स आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट है, क्योंकि बैड डेट आपने राइट ऑफ किया होगा तभी जाके आपने ये एंट्री की होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ये एंट्री आपने ऑलरेडी की है, डेटर आफ्टर बैड डेट्स है, ठीक है ना। ये आपको हिंट मिलना चाहिए जब बैड डेट है। अब इस 2000 को आपने राइट ऑफ करना था, आप बोलते मैं इसको पीएनएल में लेता, पर जब आप प्रोविजनिंग करते हो तो आप पीएनएल में क्यों लोगे? आपने तो इसका प्रोविजन करके रखा है ना कि कभी ना कभी बैड डेट हो जाएंगे। ये 4000 आपने इसीलिए अगले साल उनको प्रॉफिट से कम किया था, ठीक है। उन सालों की सेल थी, आपने बोला था कायदे से मैचिंग कंसेप्ट से उसी साल में जाना चाहिए था, तो आपने कर दिया था। तो अब एक्चुअल में 2000 हो गए, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन में जो 4000 बना था उसके साथ ये 2000 को एडजस्ट करोगे। तो आप एंट्री करोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट 2000 टू बैड डेट 2000, ये हो गया। ये बैड डेट का डेबिट था, क्रेडिट था, ये खत्म हो गया। नाउ माय फाइनल पोजीशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस। मेरा अब बैड डेट कुछ नहीं बचेगा, मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट अब कितना रहेगा? 2000। 2000 चला गया, अब ये बचा 2000। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि प्रोविजन मुझे 5000 का रखना है, तो मेरे पास तो अभी प्रोविजन 2000 का है, तो इट मींस मुझे और प्रोविजनिंग कितनी करनी है? मुझे प्रॉफिट से और कितना पैसा निकालना है? 3000 का निकालना है और पैसा। तब मैं आरती एंट्री करूंगा, उसके बाद में एंट्री करूंगा। अब मुझे पीएनएल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तब मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3000। अब प्रोविजन में कितना रहेगा? 2000 और ये 3000, टोटल कितना हो गया? 5000। इसके बाद डेटर मेरे 80000 के हैं, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा आरती इसके बाद, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है। तो बट क्रेडिट बैलेंस हम लायबिलिटी साइड लेते हैं, वहां नहीं लेके प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं बैलेंस शीट का एसेट साइड बनाता हूं, ये डेटर है मेरे 80,000 के, इसमें से लेस करता हूं ये प्रोविजन। लेस एसेट साइड से करना मतलब जो किसी का क्रेडिट बैलेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5000, तो नेट डेटर्स मेरे बाहर आएंगे 75,000, गिविंग ए हिंट कि अल्टीमेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें डेटर से रियलाइज 75,000 का। आरती, जो आपका सवाल जहन में था, क्या आपको बहुत हद तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या कुछ और आपका डाउट आ रहा है तो बता दो। ऐसे करना चाहिए। अब आप किसी भी क्वेश्चन को देखो, जो आपने मुझे वो सुबह 2 क्वेश्चन भेजे थे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कुछ और डाउट अभी आ रहा है, कोई बहस करनी है तो बता दो। नहीं सर, थैंक यू समझ, बस मुझे इसी की समझ नहीं आ रही थी कि ट्रायल बैलेंस वाले हम क्यों वहां पे शो। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है कि ऐसे क्यों करते हैं, हर चीज को लॉजिकली समझना है। कैसर, क्या समझ नहीं है आपको वो बताओ। डेटर 80,000 के थे, बैड डेट आपके 2000 है। 2000 अगर बैड डेट दिख रहा है यहाँ पे, इट मींस ये 2000 की एंट्री हो गई है, मतलब डेटर से लेस हो गया तभी यहां पे आ रहा है। मैंने वो बोला ना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, क्यों? अभी तक उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है। जब ट्रायल बैलेंस में आता है, इट मींस अकाउंटिंग एंट्री हुई है। अकाउंटिंग एंट्री हुई है तो परचेज से लेस होगा, परचेज से लेस होगा तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे भी समझना है। जब बैड डेट यहाँ आएगा, इट मींस ये डेटर से ऑलरेडी लेस हुआ है। फिर बोल रहा है प्रोविजन में 4000 था, तो इस बैड डेट को फिर मैंने प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर दिया दोस्त। अब प्रोविजन बचा 2000, मुझे प्रोविजन चाहिए था 5000, तो 3000 का मुझे और प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्रोविजन में डालना पड़ेगा। मैं अपने प्रॉफिट्स को कम करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि नुकसान होने वाला है। तो प्रोविजन 5000 का रखा, तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? डेटर्स में से फिर लेस करते हैं 75,000। बट इनके दोनों के अलग अलग अकाउंट रहते हैं दोस्तों, इसको भी समझना आपके। ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए किया प्रोविजन फॉर बैड डेट, बट प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट अभी भी खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है। सिर्फ मैं यहाँ पे लेस करता हूँ, ये समझना नहीं है कि मैं डेटर के लेजर में छेड़ता हूँ। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बैलेंस शीट में डेटर में से लेस दिखाता हूँ 75,000। बट ये 2 अकाउंट्स है, डेटर्स का आप देखोगे लेजर अकाउंट्स में 80,000 का बैलेंस है और प्रोविजन फॉर का बैड डेट्स का 5,000 है। फिर कल को कोई डेटर बैड हो जाएगा तो बैड डेट अकाउंट टू दैट पर्टिकुलर डेटर करूंगा, और फिर जाके उस बैड डेट को मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट से राइट ऑफ करूंगा। सर एक सेकेंड सर, जो अगर हमारा एडजस्टमेंट में प्रोविजन है, एक मिनट, विवेक को क्वेश्चन को जवाब, मैं उसका भी जवाब दूंगा। विवेक, प्रोविजन फॉर बैड डेट आप समझ लो लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आप समझ लो
इट्स अ लाइबिलिटी ओनली। क्योंकि जो प्रोविजंस होते हैं ये बेसिकली, अगर आप प्रोविजन की डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना, प्रोविजन और लाइबिलिटी में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द लाइबिलिटी एंड व्हाट इज द प्रोविजन। लाइबिलिटी कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की जिसको आपको पता होता है कि रिसोर्स का आउटफ्लो हो जाएगा और आपको पता है कितना आउटफ्लो होगा। मुझे क्रेडिटर को 50,000 रुपया देना है, इट इज श्योर कि माय आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स विल बी 50,000 एंड आई नो द अमाउंट, दिस इज द लाइबिलिटी। बट प्रोविजन में आपको पता नहीं होता है कि रिसोर्स का आउटफ्लो कितना हो जाएगा। आपको पता है कि यार मेरा रिसोर्स आउटफ्लो हो जाएगा, बोलोगे सर कैश तो नहीं जा रहा है, ठीक है कैश तो नहीं जा रहा है मेरे दोस्त, बट आपको जो एसेट है वो तो कम हो ही रहा है ना, आपका एसेट तो जा ही रहा है ना। जो एसेट आपका डेटर 80,000 है उसका आउटफ्लो तो जाएगा, वो 80,000 नहीं रहने वाला दोस्त। कितना रहने वाला मुझे नहीं पता है, आई हैव टू यूज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, जो मैनेजमेंट बोल पाएगी कि हमारे कितने डेटर होते हैं ऑन एन एवरेज। तो इनको प्रोविजंस बोलते हैं, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप इनको समझ सकते हो कि ये लायबिलिटीज होती है। अब आरती का क्वेश्चन था कि व्हाट इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका सर ट्रायल बैलेंस में नहीं है, बैड डेट भी आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं है, आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में इतनी चीज दी है। आरती का यही सवाल है ना? सर मैं पूछी जो एडजस्टमेंट एंट्री में अगर हमें प्रोविजंस दिए होते हैं तो उनको तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में ऐड करना होता है ना। हाँ दोस्त, एडजस्टमेंट एंट्री में अगर हमें दिए तो आपका ट्रायल बैलेंस इतना दिया है ना, डेटर 80,000 के, फिर बोल रहा है आपके बैड डेट 2,000 है, आपको प्रोविजन 5,000 का करना है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। यस यस सर। डेटर 2,000 के है और एडजस्टमेंट एंट्री में नीचे लिखा है कि ये हमारे न्यू 2000 प्रोविजंस बन गए ना सर, ये हमारे न्यू हाँ, प्रोविजंस बन गए ना, जो हमारे ओल्ड प्रोविजंस थे वो ट्रायल बैलेंस में थे, उनको उसमें से ओल्ड मतलब अब है ओल्ड नहीं ना, ओल्ड प्रोविजंस को। प्रोविजन कुछ, आप बोलते हो ओल्ड प्रोविजन कुछ है ही नहीं। अब बैड डेट आपके 2,000 हुए हैं, इट मींस डेटर जो 80,000 के 80,000 नहीं है, 2,000 बैड हुए हैं, तो आप उसके बाद एक एंट्री करोगे। इसकी अभी जो ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी चीजें होती है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, उनकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई होती। अकाउंटिंग एंट्री होती तो ऊपर आ जाते हैं डबल एंट्री के हिसाब से, जब ट्रायल बैलेंस में नहीं है मींस उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। तो फिर बैड डेट आपके 2,000 हुए तो फिर आप एंट्री करोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2,000। अब हमारे डेटर कितने बचे? तो 78,000। उसके बाद आपको प्रोविजन करना है 5,000 का, तो एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना? 5,000। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में डेटर आएगा 78,000 लेस प्रोविजन 5,000, तो बाहर रहेंगे 73। हाँ विवेक भाई बोलो। ओके सर। कभी कभी प्रोविजन में सर परसेंटेज दी होती है सर। हाँ दोस्त, डेटर का 5% सर बनाना है सर, उसमें पहले हम डेटर को सर बैड डेट को माइनस करेंगे फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। हाँ विवेक भाई, आपने मॉक टेस्ट पेपर 2 तो दिया था शायद से? यस सर दिया हुआ है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था। हाँ सर मैंने ठीक किया सर, कभी कभी आंसर मैच नहीं करता सर, उसमें सर आपको ये ख्याल रखना प्रॉब्लम है सबसे बहुत है। पहले, ये मैंने एक्चुअली एमसीक्यू नंबर शायद से मेरा एमसीक्यू नंबर 494 या 394 कुछ देखना शायद से 494 की क्या है, ये मैंने अपना बुक में एमसीक्यू भी रखा है। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम बैड डेट्स एक्चुअल लेस करेंगे, उसके बाद जितना आपका अमाउंट क्या था बचेगा उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। तो ये सारी चीजों को ख्याल रखना होता है, पहले एक्चुअल बैड डेट्स लेस करेंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फिर फाइनल आपका। मतलब क्वेश्चन ज्यादातर ट्रिकी कहां पे हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे करेंगे, तो वो आएगा डेटर का बैलेंस लेस बैड डेट लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, उस पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम 10-12 दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ मतलब बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन होता होगा, मतलब आपका दिमाग ऐसा होगा कि भाई आगे नहीं जा पा रहा हूँ, वेट नहीं कर सकता, तो देन आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज बस थोड़ा सा समझ लेना कि मेरे भी पेपर चल रहे हैं,
बाकी बट अगर आप कहीं पे लिटरली फंसे होंगे, मैं समझ सकता हूँ बीइंग स्टूडेंट माई सेल्फ कि कभी ऐसा सोचना होता है कि जब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने से नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे जवाब दे दूंगा। मधु, मेरे चैनल पे ना एक प्ले लिस्ट है क्लास 12, तो उसमें सबसे लास्ट वाला लेक्चर देख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर है, तो उस पर वो देख लेना, आपको पूरा समझ आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना, अगर आपको देखने का शौक है। बाकी वो एक स्टेटमेंट है जो आपको दिखाता है कि आपका कैश कहां से आया और आपका कैश कहां से गया। जो आप अभी तक अकाउंटिंग करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, यहाँ से कभी पता नहीं चलता कैश कहां से आया और कहां यूटिलाइज हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। थैंक यू मसरूफ, थैंक यू समर। ओल्ड मॉक टेस्ट आपको आपको श्रुति है ना, ओल्ड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आई विल ट्राई कि मैं इसको आपके चैनल उसमें डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया है तो अपने हिसाब से देखना कब देगा, मैं उस पर भी डालूंगा। अभिजीत, आप पार्टनरशिप करेंगे बट अगेन 11 जुलाई के बाद करेंगे। 11 को हम मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, तब पार्टनरशिप में मैं 2 क्वेश्चन ही पूछता हूँ, वो भी बेसिक ही पूछूंगा, और उसके बाद फिर हम 2 हुए, आरती थर्ड है। थैंक यू मुनीब। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आज सेंड करने की। अभी तक ऑनेस्टली मेरी प्रिपरेशन अपने एग्जाम के लिए जीरो है, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग में इतना फंसा हुआ हूँ कि दिन रात मेरा उसी में चला जाता है। और मैं दोनों सेंड करता हूँ, मैं दोनों सेंड कर लेता हूँ, दुआ कर लेना। मेरा भी अपना प्लान ये है कि 10 दिन करूंगा, आप अच्छे से देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं, मिलते हैं। कुछ अर्जेंसी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और कंसिस्टेंट रहना प्लीज। श्रुति देख लेना 11th आ रहा है, 11th आ रहा है, 12th आ रहा है, जो भी संडे होगा 7th के बाद उसमें हो जाएगा थर्ड मॉक टेस्ट। फिर भी मैं चैनल पे तो अनाउंस करूंगा 2-3 दिन पहले, जब मेरा पेपर खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी को मत कुछ बोलना है, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? गुलाम कादिर भाई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ना लेक्चर की लिंक सेंड करूंगा। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट है। हाँ, मैं आपको लिंक करता हूँ सर, नहीं तो मैं हम फोन पे बात करते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलो, गुड नाइट। हाँ 300 क्या जी, तो चलती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे ठीक शुक्र है कि कलाम कादिर को कौन जो तेरे बजे क्लास से सोना क्वेश्चन बड़ महीने कर रहा हूँ इसको याद बाय बाय हो गया। हाँ, तो क्या से कहा होता था मन मैं कह रहा सवाल में जवाब ने जवाब दिया। वन पोस्ट फोन पे कुनी जी फोन पे क्या करो। फोन पे वही ना असल पर नत करी रिकॉर्डिंग से पत्रों से मौजूद सबसे बड़ा है साल पार्टी मीटिंग करते हुए जीरो है सब। क्या तो बनाए हम हीरो प्रायोरी वन डिलिमिटेशंस वर्ड करियो सैनिक था जेशी का था क्या Oscar beni Gulam Rasul में वंदस Los bene Gulam Rasul Advasto जुलूस बराबर Solo bene Muhammad Sultan भैया बता क्यों
पता क्यों आज पता है कैसे भैयाश आज पता है आज पता है लोग जैसा आगरा बारह चेगी कैसे रहा हूँ लेट आज ऊपर क्या ना बॉस बनने की बैठे थे ते हाई करूत तो सरस हाय ना करून आज तक बॉस बहुत क्या मैं क्यों आज तंत याद मैं क्यों तंत याद बजे लगा बस बराबर मैं क्यों आज गोडिंग लट से ज्यादा आज तो आराम सान बेकिस पड़ा है चला आज छत्तीस आज मजे ने ना बेच में गरम आज टाइपिंग शू करन टाइप कुछ करा यार आदर्श टाइपिंग शू करा अच्छा अब क्या टाइपिंग अगर लोग ना गाइस पे लोग मजू बस पता से टाइपिंग है छोटी सी दो होती है मगर नफरजीना डेली मेरे पास 30 मिनट घंटा से अगर नहीं है अगर जगह दिया दो consistency है ना sexy घंटा तो टाइप तो शो नेरा ब्रांच करेंगे तुझने बोरमुदे मैच बहुत स्टिनो शॉर्ट हैंड ओए तातिशना टाइपिंग बहुत करेंगे ताचना शॉर्ट हैंड से तो शॉर्ट हैंड शीट बहुत पात्र शॉर्ट हैंड इसको देखिए शीट मैच पात्र लगो पात्र कदर तो कलाम कायद रसूल ऐसे सिर्फ बता शेयर कराएं उसी को फेसबुक पे शायद जी शीट आगे तो हाँ तो तुझे हंसी क्या